क्या भारत में तानाशाही आ रही है? मोदी डिक्टेटर है, ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि भारत में ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका होता है, आरक्षण पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है, विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं बचती। एक आदमी जिसका कोई बेटा नहीं है, जिसका कोई सत्ताधारी परिवार नहीं है, वो मोदी आखिर डिक्टेटर क्यों और किसके लिए बनेगा? पिछले 10 साल में बीजेपी यानी मोदी की पार्टी ने 6 बड़े चुनाव हारे हैं। डिक्टेटर कभी हारते नहीं हैं क्योंकि तानाशाही बहस से नहीं डर से चलती है। चलो एग्जाम्पल से बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया एक देश है जहां एक ही परिवार बहुत सालों से सत्ता में है। अगर उस परिवार का कोई मर जाता है तो आगे उसकी पीढ़ी ही सत्ता में रहेगी। चाइना, जहां सरकार की आलोचना करना मतलब उस देश से गायब हो जाना होता है। रूस, जहां विपक्ष का नेता या तो जेल में होता है या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। इन सभी डिक्टेटरशिप देशों में एक चीज़ कॉमन है, वहाँ का नेता कभी नहीं बदलता। एक नेता अगर मर गया तो उसके परिवार का ही दूसरा कोई बन जाएगा। अब भारत में देखिए, यहाँ पर अगर आप कुछ और पार्टी की बात करें, कांग्रेस वगैरह की, तो बोल सकते हो आपकी एक उसकी पीढ़ी चलती आ रही है। लेकिन अगर बात करें मोदी की, तो मोदी के आने से अभी 10 साल हुआ है। यहाँ पर चुनाव से पहले ये सवाल उठता है कि मोदी जीतेंगे या हारेंगे, इस बार कितना सीट आ सकता है। डिक्टेटरशिप में ये सवाल नहीं पूछा जाता, वहाँ सिर्फ रिजल्ट बताया जाता है कि ये जीत चुके हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। डिक्टेटरशिप एक ऐसा सिस्टम है जहाँ सरकार सवालों से डरती है, जहाँ चुनाव सिर्फ दिखावे के लिए होती है, जहाँ ये तय होता है कि हमेशा यही व्यक्ति जीतेगा, जहाँ कोर्ट सरकार के कंट्रोल में होती है, जहाँ विरोध करने की कीमत जेल या जान देकर चुकानी पड़ती है। अब इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत को देखिए। अगर नरेंद्र मोदी सच में डिक्टेटर होते तो वो सबसे पहले क्या क्या काम करते भारत में? सबसे पहले उनका 2024 के चुनाव में 400 पार सीट आ जाता, क्योंकि उसने वो बोला था, और इससे आप समझ में नहीं पाते कि वो डिक्टेटर हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो अयोध्या सीट कभी भी नहीं हारते, कुछ भी हो जाता वो अयोध्या सीट नहीं हार सकते थे। 5 साल पहले ही भारत में हिंदू राष्ट्र की आधिकारिक घोषणा हो गई रहती, कोई सुप्रीम कोर्ट की बहस नहीं होती, कोई डिले नहीं होता, सीधा हिंदू राष्ट्र घोषित। तीसरा काम होता रिजर्वेशन, यानी आरक्षण पूरी तरीके से खत्म हो जाता, क्योंकि डिक्टेटरशिप में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अगर आइडियोलॉजी है तो उसे लागू किया जाता है। आज भी रिजर्वेशन पर डिबेट होती है, कोर्ट केस चलते हैं, आंदोलन होती है, सरकार को पीछे हटना पड़ता है। कोई अगर गलत कानून बना दिया जाए तो उस कानून को वापस लेना पड़ता है। डिक्टेटर कभी पीछे नहीं हटता है, वो सीधा फैसला सुनाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि भारत बहुत विशाल देश है तो यहाँ पर जनता आंदोलन कर देंगे, तो चीन भी बहुत विशाल है, आपसे कोई चीन छोटा नहीं है। अगर हम बात करें चौथा काम का, तो चौथा काम जो मोदी करते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल, यानी IAS, IPS, जुडिशरी, कोर्ट, यूनिवर्सिटीज, इलेक्शन कमीशन, हर जगह सिर्फ वो अपने लोग बैठा देते, जो कि ज़्यादातर डिक्टेटरशिप में होता है। लेकिन आज भी आप देखते हैं कि कोर्ट सरकार को रोकती है, सरकार का गलत फैसले को फटकारती है और खुलकर अदालत अपना विरोध जताती है। अब हम इलेक्शंस की बात करते हैं। एक बहुत सिंपल रूल याद रखिए, किसी भी देश का डिक्टेटर कभी भी चुनाव हारता ही नहीं है। जहाँ पर बीजेपी दिल्ली का MCD चुनाव हार गई, पंजाब पूरी तरीके से हाथ से निकल गया, पश्चिम बंगाल में लगातार हार हो रही है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बीजेपी ने बहुत सारे राज्य में चुनाव हारे। तमिलनाडु में तो बीजेपी आज भी मार्जिनल है, केरल में भी काफ़ी सालों से सरकार नहीं बना पाई है। भारत में सरकारें हारती है तो उसकी पार्टी हारती है, मुख्यमंत्री बदलते हैं, राज्य सरकारें गिरती है। डिक्टेटर EVM हैक नहीं करता, वो डायरेक्ट परिणाम तय कर देता है, वो डायरेक्ट रिजल्ट ही हैक कर लेता है कि मेरे अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब बात करते हैं एक सवाल की जो बहुत कम लोग पूछते हैं लेकिन बहुत जरूरी है। अगर मोदी डिक्टेटर बनते तो वो आखिर किसके लिए बनते? उसका कोई बेटा नहीं है, जो उसका कोई बहुत बड़ी फैमिली एम्पायर नहीं है, ना उसकी कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी है। दुनिया की ज़्यादातर तानाशाही डिक्टेटर परिवार के लिए बनाई जाती है, उसके मरने के बाद सत्ता को उसकी अगली पीढ़ी संभालती है। मोदी की पूरी जिंदगी का संघर्ष नहीं तो सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए था, ना तो कभी खुद सत्ता में बने रहने के लिए था। अगर लोगों को मोदी की असली जिंदगी की कहानी पता होती तो शायद आज ये सवाल ही नहीं उठता कि वो डिक्टेटर हैं या वो कभी डिक्टेटर बन सकते हैं। आज भारत में सरकार की रोज आलोचना होती है, कार्टून्स बनते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी होती है, यूट्यूब पर लाखों व्यूज वाले वीडियोज बनते हैं। यहाँ तक कि ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे बहुत सारे क्रिएटर आज सरकार की खुलकर सिर्फ आलोचना ही करते हैं। उन सबको आपने कभी नहीं देखा होगा कि सरकार की कोई अच्छाई पर बात करते हुए, और वह फिर भी भारत में अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं। जो भारत में नहीं रह रहे हैं तो वो भारत में बैंड नहीं है, वो जेल में नहीं है, वो गायब नहीं है, और ये चीज़ कभी तानाशाही में पॉसिबल ही नहीं है। आप ये मान के चल लो। कुछ ही साल पहले किसान आंदोलन महीनों तक चला था, किसान को ये बिल पसंद नहीं आया, अंतिम में सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा, झुकना पड़ा।
डिक्टेटर में जो नियम बना दिया जाता है वो बना दिया जाता है। आंदोलन को पूरी तरीके से दबा दिया जाता है, जहाँ पर आंदोलन करना एक प्रकार का गुनाह होता है। अगर आप रोज किसी नेता को बिना मतलब के बोलते हो कि तुम डिक्टेटर हो, तुम वोट चोर हो, तुमने ईवीएम हैक करके जीत लिया, इससे इस देश का कोई फायदा नहीं होने वाला है। उल्टा नुकसान हो जाएगा उन लोगों के लिए, क्योंकि वो नेता भी एक दिन परेशान होकर सोचेगा अगर मैं लोगों की नज़रों में पहले से ही डिक्टेटर हूँ, वोट चोर हूँ, ईवीएम हैक करता हूँ, तो फिर मैं सच में ही हैक करके बन जाता हूँ और फिर इस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसका मतलब हमें गलत के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? हमें गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गलत चीज़, झूठी अफवाह फैलाना बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्थान पर लगातार गलत आरोप लगाने से हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं और ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, लेकिन भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसे कमज़ोर करने की कोशिश मत कीजिए। कांग्रेस 70 साल से इस देश में था, क्या कांग्रेस को कभी किसी ने डिक्टेटर बोला? तो क्या इसका मतलब कि मैं विपक्ष का विरोध करता हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें भारत में हमेशा एक मजबूत विपक्ष चाहिए, जहाँ पर एकता हो, जहाँ पर अखंडता हो। अपने देश से गद्दारी नहीं, दूसरे देश के बात पे आकर प्रोपेगेंडा नहीं फैलानी चाहिए। आइए बात करते हैं कि भारत में विपक्ष आखिर मजबूत कैसे होगा। आज विपक्ष सिर्फ सरकार को गाली देती है, झूठी डर फैलाते हैं, जैसे ईवीएम हैक, वोट चोरी। ये सब कुछ करके कभी विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता। ये सब करके एक ना एक दिन भारत में विपक्ष का खात्मा हो जाएगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। जिस वजह से आप देखोगे कि एक दिन ये बात सच हो जाएगी, भारत में सच में डिक्टेटरशिप आ जाएगी। इसलिए विपक्ष को दूसरे देश के प्रोपेगेंडा पर विश्वास ना करके अपने मुद्दों पर बात करना चाहिए, क्योंकि हमें विपक्ष को कमजोर नहीं होने देना है, हमें विपक्ष को और मजबूत करना है। आखिर विपक्ष मजबूत होगा कैसे? विपक्ष मजबूत होगा मुद्दों से, अपना मांग से। सिर्फ ये कहना कि इस सरकार को हटा दो, मुझे ले आओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये सरकार में सिर्फ कमियां ही है, ये कभी बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। विपक्ष को सरकार की वैसी कमियां पर बात करनी चाहिए जो वो करते ही नहीं है। वो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो हमारे समाज में रियल प्रॉब्लम है, उस पर विपक्ष बात ही नहीं करता। अब बात करते हैं धर्म पर। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ में। बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदू धर्म, राम मंदिर से आई, लेकिन सत्ता में निष्पक्षता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि धार्मिक टकराव कभी देश को मजबूत नहीं करेगा। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा तो नुकसान पूरा देश का है। आप ये मत समझिए कि हम किसी के ऊपर अत्याचार करके हम मजबूत हो जाएंगे। कमजोर पूरा देश होगा, कोई एक धर्म या जाति नहीं। उसका फायदा दूसरे देश जरूर उठाएंगे। आज दुनिया में कई देश में आंदोलन हुई, सरकार गिरा दी गई, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, और ये सब अमेरिका और वेस्टर्न देशों का चाल था। उन लोगों का भारत भी अगला टारगेट था, लेकिन यहाँ की ज़्यादातर जनता समझदार थी, मजबूत नेतृत्व था, जिसके वजह से आज हमारा देश बच गया। नहीं तो कोशिश तो पूरी की गई थी देश को तोड़ने की। सरकार किसी की भी रही, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए। विपक्ष की यहाँ पर यह गलती होती है कि सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। दूसरे देश की बात उन्हें नहीं सुनना चाहिए। अपना जीत के लिए आप देश को नहीं तोड़ सकते। झूठी अफवाह फैलाकर कभी देश में आप चुनाव नहीं जीत सकते। हम चाहते हैं आप मजबूत हो, आपको भी मौका मिले सरकार में आने का, आपको भी मौका मिले काम करने का, लेकिन इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। हमें भारत में शांति चाहिए। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हमें भारत को कभी टूटने नहीं देना है। हम भारत के सपोर्टर हैं। अब आप बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर आज भारत पर कोई देश अटैक करेगा, पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, कोई भी देश ले लीजिए, तो वो ये नहीं देखेगा कि ये मुस्लिम का घर है, ये हिंदू का घर है, ये इस जाति का घर है, ये इस जाति का घर है। वो कुछ नहीं देखेगा। वो आपका देश को समझकर आपको दुश्मन मानेगा और आपके ऊपर अटैक करेगा। आपने कश्मीर में देख ही लिया, पाकिस्तान ने जब मिसाइल चलाया तो वो ये देख के नहीं चलाया कि वो किसके ऊपर गिरेगी। तो लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारी एकता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि मोदी 100% परफेक्ट है। उनकी पार्टी में भी गलत लोग हो सकते हैं, कुछ पॉलिसीज़ उनकी गलत हो सकती है, उसके ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे, हम अपना मुद्दा को सरकार तक रखेंगे। आप सरकार का विरोध कीजिए, सही गलत मुद्दों पर बहस कीजिए, लेकिन अपने बात मनवाने के लिए आप भारत से नफरत नहीं कर सकते। जनता के बीच डर फैलाकर, दूसरे देश के बहकावे में आकर गलत प्रोपेगेंडा फैलाकर देश की लोकतंत्र को कमजोर मत कीजिए, क्योंकि डिक्टेटर कोई बाहर से नहीं आता। वो तब पैदा होता है जब लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं, और भारत अभी हर चीज़ पर सवाल पूछ रहा है, और इसी चीज़ को हमें कभी छोड़ना नहीं है। हमें सही गलत पर हमेशा सरकार से, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना है, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है।